हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपटेक एंड आज हम पढ़ने वाले हैं हीमोस्टेसिस। हेमेटोपोइसिस हम जो पढ़ चुके हैं, आप उसमें इसको कंफ्यूज ना करें। हेमेटोपोइसिस अलग टॉपिक है और हीमोस्टेसिस का मतलब होता है कि हीमो मतलब होता है ब्लड एंड स्टेसिस मतलब स्टॉप, यानी कि ब्लड का रुक जाना। और जब हमारी बॉडी में क्लोट फॉर्म हो जाता है, ये कोएगुलेशन कैस्केड है जो हम पढ़ने जा रहे हैं हीमोस्टेसिस में। पूरा जो ब्लड क्लोटिंग का मैकेनिज्म होता है ना, वो इसमें हम पढ़ेंगे हीमोस्टेसिस में। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मली अगर हम देखें, ये ब्लड वेसल्स दिखाई हुई है और अंदर जो है सारे ब्लड के कंपोनेंट्स है। ब्लड के कंपोनेंट्स हम देख चुके हैं, प्लाज्मा होता है, उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब होता है। तो ये ब्लड के अंदर के सारे कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो होती है एंडोथीलियल। देन उसके बाहर सब एंडोथीलियल लेयर जो कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन की मिलके बनी हुई होती है। देन स्मूथ मसल्स होती है, बाहर की जो लेयर होती है वो स्मूथ मसल सेल्स होती है, उसके ऊपर ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। एंड सबसे बाहर वाली लेयर पे ये नॉइसो रिसेप्टर भी प्रेजेंट होती है, नॉइसोसेप्टर बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नॉइसोसेप्टर। ये जो होते हैं पेन रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे, ये ब्लड वेसल्स की जो लेयर्स होती है ना, इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम इन सब का रोल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मली अगर हमारे ब्लड जो प्रेजेंट होता है नॉर्मली, वो तो नॉर्मली तो क्लॉट नहीं होता ना, नॉर्मली उसमें क्लोटिंग नहीं होती। तो ऐसा क्या है जो ब्लड नेचुरली थिन होता है, तो वो देख लेते हैं कि ब्लड नेचुरली थिन कैसे है। सबसे पहले जो हमारी जो ये एंडोथीलियल लेयर होती है ना, ब्लड वेसल्स की जो अंदर वाली लेयर होती है एंडोथीलियल, यहाँ से ये दो केमिकल रिलीज होते हैं। एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एक होता है प्रोस्टासाइक्लिन। एंड ये दोनों क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को इनएक्टिव करके रखते हैं। और अगर प्लेटलेट इनएक्टिव है तो ब्लड क्लोटिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्लेटलेट्स का ही तो रोल होता है ना ब्लड क्लोटिंग में। दूसरा एक और मैकेनिज्म देखो, ये जो हेपारिन सल्फेट होता है जो बेसिकली एक पॉलीसेक्राइड है, जीएजी है, ग्लूकोसामाइनोग्लाइकन जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं। तो ये हेपारिन सल्फेट जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंडोथीलियल सेल पे। एंड इसके साथ ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड अटैच होता है। एंटी थ्रोम्बिन थर्ड आके इससे बाइंड करेगा। और एंटी थ्रोम्बिन थर्ड का काम क्या होता है, ये फैक्टर 2, ये क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर्स भी तो प्रेजेंट होते हैं ना हमारे ब्लड में, 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो ये जो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड होता है ना, ये क्लोटिंग फैक्टर 2, 9 और 10 को इनएक्टिव करके रखता है। इसी वजह से ब्लड नॉर्मली थिन होता है, मतलब नॉर्मली उसके अंदर क्लोटिंग नहीं होती है। एक और मैकेनिज्म कॉमन है, जैसे थ्रोम्बोमॉड्यूलिन यहाँ प्रेजेंट होता है एंडोथीलियल पे, इससे थ्रोम्बिन आगे बाइंड करता है विच इज़ अ फैक्टर 2, क्लोटिंग फैक्टर 2। ये क्या करता है ना, थ्रोम्बिन प्रोटीन सी को एक्टिव कर देगा। और अगर प्रोटीन सी एक्टिव है तो 5 और 8 जो क्लोटिंग फैक्टर है ना, ये बंद रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, ये इनको इनएक्टिव कर देता है। तो ये तीन मैकेनिज्म ऐसे होते हैं जो ब्लड जो है हमारा नेचुरली थिन प्रेजेंट होता है, इनकी वजह से ब्लड नेचुरली पतला है, उसमें क्लोटिंग नहीं हो रही है। क्लोटिंग तभी होगी जब चोट लग जाती है या इनमें इंजरी हो जाती है या डैमेज हो जाता है, वो मैकेनिज्म देखेंगे। ब्लड का जो कोएगुलेशन वाला मैकेनिज्म है, सबसे पहला स्टेप होता है वेस्क्यूलर स्पैज्म, जिसको हम वैसो कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। देन दूसरा होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, देन कोएगुलेशन, उसके बाद क्लोट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर एंड फाइब्रिनोलाइसिस। अब इनको हम वन बाय वन करके अच्छे से समझते हैं। ओके, सो अब सबसे पहला स्टेप जो हमारा आता है वो आता है वैस्कुलर स्पैज्म। देखो, वैस्कुलर स्पैज्म का मतलब होता है वैसो कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है हमारी वो टेम्परेरी नैरो हो जाती है ताकि ब्लड लॉस ना हो। सपोज करो यहाँ आपकी ये ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियल वाली लाइनिंग है ये डैमेज हो चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे इंजरी हो चुकी है, तो ब्लड जो है वो बाहर की साइड फ्लो होगा ना, तो ब्लड को हमें बाहर जाने से रोकना है। तो वैस्कुलर स्पैज्म में यही होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो टेम्परेरी नैरो होने की कोशिश करती हैं, ऐसे एकदम नैरो होने की कोशिश करेंगी ताकि जो ब्लड है वो बाहर की साइड ना जा सके। तो इसके काफ़ी मैकेनिज्म होते हैं वैस्कुलर स्पैज्म में। सबसे एक पहला देखते हैं एंडोथेलिन वाला। एंडोथेलिन वाला मैकेनिज्म होता है जिसमें हमारी जो एंडोथीलियल सेल्स है ना, अगर ये डैमेज्ड हो चुकी है, इंजरी इसमें हो चुकी है, तो ये एंडोथीलियल सेल्स जो होती हैं ये एंडोथेलिन रिलीज करेगी। एंडोथेलिन क्या करेगा, नीचे वाली लेयर पे जाता है स्मूथ मसल्स वाली पे, और वहाँ पे रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा। तो स्मूथ मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते ही यहाँ पे मैकेनिज्म होना स्टार्ट हो जाता है ना, कैल्शियम वाला मैकेनिज्म, जो PIP2 वाला मैकेनिज्म होता है वो सेल्फ सिग्नलिंग में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें स्मूथ मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और ब्लड वेसल्स ऐसे नैरो वैसो कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। पहला मैकेनिज्म वैस्कुलर स्पैज्म का। दूसरा होता है मायोजेनिक मैकेनिज्म। मायोजेनिक का मतलब होता है कि डायरेक्ट अगर स्मूथ मसल्स में, कि डायरेक्ट यहीं पे इंजरी हो रही है स्मूथ मसल में, तो डायरेक्ट अगर इंजरी है तो ये खुद को बचाने, ये एक
प्रोटेक्ट करेंगी ना खुद को, डायरेक्ट अगर यहाँ इंजरी है तो ये डायरेक्ट खुद को प्रोटेक्ट करेंगी, यानी कि वैसो कंस्ट्रक्शन करेंगी। एक होता है नॉइसो रिसेप्टर जो होते हैं ना, ये जो नॉइसो रिसेप्टर है इनका एक्टिवेशन, अगर इनका भी एक्टिवेशन हो जाता है तो भी जो है स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये भी स्टिमुलेट करते हैं स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को, और इनकी वजह से भी जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो टेम्परेरी नैरो होना स्टार्ट करेंगी, यानी कि ये भी वैस्कुलर स्पैज्म में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। बेसिकली ये पेन रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये तब एक्टिव होते हैं जब या तो इन्फ्लामेशन होता है, जब पेन होता है, इन्फ्लामेशन केमिकल्स जब रिलीज होते हैं जैसे हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये इन रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देते हैं और फिर ये वैसो कंस्ट्रक्शन कराते हैं, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। तो वैस्कुलर स्पैज्म में भी ये 3 मैकेनिज्म कॉमन है जिसकी वजह से वैस्कुलर स्पैज्म होता है। वैस्कुलर स्पैज्म यही है कि ये ब्लड वेसल्स ऐसे नैरो होना स्टार्ट हो जाएंगी ताकि जो ब्लड है उसको हम टेम्परेरी जो है लॉस होने से बचा सके। तो ये होता है पहला स्टेप वैस्कुलर स्पैज्म। अब देखो दूसरा स्टेप्स होता है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कैसे प्लग बना लेती हैं, अपना पूरा प्लेटलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह, ये कैसे होता है, क्योंकि नॉर्मली तो प्लेटलेट हमने देखा इनएक्टिव थी ना। अब जैसे ही एंडोथीलियल जो सेल थी हमारी, यहाँ पे इंजरी होती है तो ये जो एंडोथीलियल सेल होती है ना, ये एक प्रोटीन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं वॉन विलिब्रेन फैक्टर। सो एंडोथीलियल लेयर जो होती है ब्लड वेसल की, ये रिलीज करती है वॉन विलिब्रेन फैक्टर, एंड ये जहाँ पे इंजरी होती है ना, जहाँ पे डैमेज हुई है एंडोथेलियल सेल, वहाँ जाके बाइंड कर जाते हैं ये। सो वॉन विलिब्रेन फैक्टर देखो यहाँ आके बाइंड कर गए हैं, ये पर्पल कलर में वॉन विलिब्रेन फैक्टर है और ये यहाँ आके बाइंड कर गए हैं। इसके बाद क्या होगा, जो प्लेटलेट्स होती है ना, प्लेटलेट के पास जो है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 1b। ये एक प्लेटलेट के पास जो है ये सरफेस पे, प्लेटलेट की सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन 1b ये प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन 1b, एंड ये किससे बाइंड करते हैं, वॉन विलिब्रेन फैक्टर से। सो प्लेटलेट्स जो है वॉन विलिब्रेन फैक्टर से किसके थ्रू बाइंड कर रही है, GP1b, ग्लाइकोप्रोटीन 1b। तो जैसे ही प्लेटलेट से बाइंड करेगी ना वॉन विलिब्रेन फैक्टर से, GP1b के थ्रू यहाँ बाइंड कर रही है, तो ये जो प्लेटलेट्स हैं जैसे ही प्लेटलेट यहाँ के बाइंड करेंगी तो ये प्लेटलेट जो हैं ये एक्टिवेट कर देंगी इनके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना प्लेटलेट्स के अंदर, प्लेटलेट्स के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो केमिकल सिक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ADP, थ्रोम्बोक्सिन, A2 एंड सेरोटोनिन। सो देखा आपने, यानी कि अगर एंडोथेलियल सेल को डैमेज हुआ, इंजरी हुई, वॉन विलिब्रेन फैक्टर रिलीज किया एंडोथेलियल सेल ने, जो यहाँ बाइंड कर गया, जो कि एडिशन कर लेता है प्लेटलेट से, किसके थ्रू, प्लेटलेट के पास ग्लाइकोप्रोटीन 1b प्रेजेंट होता है उनके सरफेस पे, जो वॉन विलिब्रेन फैक्टर से बाइंड करेंगे, एंड फिर जो प्लेटलेट्स के ग्रैन्यूल्स होते हैं, प्लेटलेट के अंदर जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो केमिकल सिक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं ADP, थ्रोम्बोक्सिन, A2 एंड सेरोटोनिन। अब इनका क्या काम होता है, देखो ADP और थ्रोम्बोक्सिन, A2 क्या करते हैं, ये फर्दर प्लेटलेट्स को जो है एग्रीगेट करना स्टार्ट कर देंगे, एक्टिव कर देंगे, यानी कि अलग अलग अब बहुत सारी प्लेटलेट्स जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं, एक्टिव होना स्टार्ट हो गई हैं बहुत सारी प्लेटलेट्स, एंड उनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे। ये किसका काम होता है, ADP और थ्रोम्बोक्सिन A2 का, ये एक्टिवेट कर देते हैं प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाता है। ADP और थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टार्ट कर देते हैं, याद रखना, ADP एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। और ये कब रिलीज हो रहा है, जब प्लेटलेट वॉन विलिब्रेन फैक्टर से आके बाइंड कर रही है, ठीक है। और ये कौन रिलीज कर रहा है, एंडोथेलियल सेल रिलीज कर रही है। अब जो प्लेटलेट्स हमारी एग्रीगेट हुई थी ना, वहाँ पे प्लेटलेट्स एग्रीगेट होके यहाँ आ जाएंगी एंड पूरा एक ऐसा प्लग बना लेगी। ये देखो, ये हमारा वॉन विलिब्रेन फैक्टर हुआ, इनसे प्लेटलेट बाइंड हुई एंड देन प्लेटलेट्स जो है एग्रीगेट हुई और ये पूरा एक प्लग बन गया, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कैसे होता है, देखो प्लेटलेट्स जो है ना, जो वॉन विलिब्रेन फैक्टर से जो बाइंड है प्लेटलेट, वो GP1b प्रोटीन के थ्रू बाइंड है, ग्लाइकोप्रोटीन 1b प्रोटीन के थ्रू
वॉन विलिब्रेंट फैक्टर से बाइंड है, लेकिन प्लेटलेट्स जो आपस में ये बाइंड कर रही है ना, प्लेटलेट्स आपस में कैसे बाइंड कर रही है, ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी एंड थर्ड ए के थ्रू, ये वाले रिसेप्टर्स के थ्रू, ग्लाइकोप्रोटीन थर्ड बी एंड सेकेंड बी एंड थर्ड ए रिसेप्टर्स जो ये प्रेजेंट है इनके सरफेस पे, और इनके बीच में फाइब्रिनोजन होता है एंड ऐसे ये जो प्लेटलेट्स हैं आपस में बाइंड कर रही हैं। सो प्लेटलेट्स जो हैं आपस में बाइंड कर रही हैं एंड एक वॉन विलिब्रेंट फैक्टर से बाइंड कर रही है। तो ये वाला रिसेप्टर जो होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन 1b एंड आपस में जिससे बाइंड कर रही है ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी एंड थर्ड ए, और बीच में फाइब्रिनोजन होता है। तो ये इस तरीके से प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है पूरा अच्छे से। तो एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 का हमने काम देखा था, ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करा रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, प्लेटलेट्स को यहाँ ला रहे हैं कि जो प्लेटलेट्स हैं वो एक दूसरे से बाइंड कर जाएं और यहाँ पे प्लग फॉर्म कर लें। अब थ्रोम्बोक्सिन A2 और सेरोटोनिन का क्या काम है, ये दोनों भी वैसो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड सेरोटोनिन का काम क्या होता है, ये भी वैसो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। ये स्मूथ मसल्स के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं एंड स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्शन होगा स्मूथ मसल में एंड स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स है इसके बीच में कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखो प्रोसेस क्या हो रहा है, जो ब्लड वेसल्स है ना वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऐसे कि आपस में कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, नैरो भी हो रही है ताकि ब्लड लॉस ना हो, ब्लड बाहर ना जाए, और ये जो प्लेटलेट प्लग है वो भी यहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हम ब्लड को प्रिवेंट करते हैं लॉस होने से। तो ये सेकेंड स्टेप था हमारा, दैट इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब हम पूरा देखते हैं जो कोएगुलेशन कैस्केड है वो कैसे हो रहा है। एक इंट्रिंसिक पाथवे हमारा होता है और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, उसको हम देखते हैं डिटेल में। तो जो लीवर है ना हमारा वो सारे क्लोटिंग प्रोटीन बना रहा है, लीवर से सारे क्लोटिंग प्रोटीन रिलीज हो रहे हैं। अब हम देखते हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे कैसे होता है। ओके सो ये जो थर्ड स्टेप है ना कोएगुलेशन कैस्केड, वहाँ पे जाने से पहले आपको सारे क्लोटिंग फैक्टर्स याद होने चाहिए। तो ये जो है एक तरीका है जिस तरीके से आई रिमेंबर इट, लाइक फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस सम पीपल हैव फॉलन। बस ये याद रखना है, फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस सम पीपल हैव फॉलन। इसका जब फर्स्ट वर्ड बस याद रखें और पूरे के पूरे 13 क्लोटिंग फैक्टर याद हो जाएंगे। 6 क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है क्योंकि वो इतना स्टेबल नहीं है तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ते, इनमें से 6 नहीं होता है। सो 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13। फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप आफ्टर क्रिसमस सम पीपल हैव फॉलन। सो एफ से फाइब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर 1, देन प्रोथ्रोम्बिन क्लोटिंग फैक्टर 2, थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसको टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर 3, सी जो होता है कैल्शियम क्लोटिंग फैक्टर 4, एल से लेबाइल फैक्टर या प्रो एसिलेरन बोलते हैं 5 फैक्टर, देन 7th फैक्टर जो होता है स्टेबल फैक्टर एंड प्रो कन्वर्टिन भी इसको बोलते हैं 7th फैक्टर। ए से हो गया हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर AHF ए हम बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 होता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A8 होता है। ऐसे ही जो सी है 10th दैट इज क्रिसमस फैक्टर, वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B9 हो गया। एस हो गया स्टुअर्ट पावर फैक्टर 10, पी हो गया प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट PT, और इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। देखो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A8 है, बी जो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 9 है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C11 है, 8 9 11 ये तो याद ही रखना। ये हिगमैन फैक्टर एंड ग्लास फैक्टर फैक्टर 12 एंड एफ जो लास्ट होता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर 3, और इसको लेकिलोरिन फैक्टर भी बोलते हैं। क्रिसमस फैक्टर को हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट भी बोलते हैं। एंड 6th फैक्टर जो होता है उसका कोई खुद का आइडेंटिटी नहीं है तो इसलिए उसको हम नहीं पढ़ते। तो ये जो है क्लोटिंग फैक्टर्स इस तरीके से याद रख सकते हैं 13 क्लोटिंग फैक्टर। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। देखो एक पाथवे होता है इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक पाथवे होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये दोनों थोड़े अलग हैं लेकिन 10th फैक्टर के बाद कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाता है दोनों ही पाथवे में। तो सबसे पहले हम इंट्रिंसिक पाथवे देख लेते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है ना, अगर ब्लड वेसल डैमेज हुई है या ब्लड वेसल में कोई इंजरी हुई है तब ये इंट्रिंसिक पाथवे जो है ये एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल ब्लड इंजरी। देखो इसमें सबसे पहले क्या होगा ना, जो 12th फैक्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। 12th फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा और इसके बहुत सारे प्रोसेस
हीमोस्टेसिस होते हैं जिससे 12th फैक्टर एक्टिवेट होता है। बस अभी इतना याद रखो कि इंट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले आपका 12th फैक्टर एक्टिवेट होगा। देन ये एक हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेनोजन होता है, ये एक प्रोटीन होता है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है। देन जो 12th फैक्टर होता है वो जो है एक्टिवेट करता है, हाँ इसके साथ भी वो बाइंड करता है हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेनोजन, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। तो 12th फैक्टर जो है ये बाइंड करेगा 11th के साथ एंड 11th फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। सो सबसे पहले 12th एक्टिवेट हुआ, 12th ने किसको एक्टिवेट करा, 11th को एक्टिवेट करा। उसके बाद 11th फैक्टर भी बाइंड करता है हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेनोजन प्रोटीन के साथ एंड 11th फैक्टर किसको एक्टिवेट करता है, 9th को एक्टिवेट करेगा। देन 8th जो फैक्टर है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा एंड जो प्लेटलेट फैक्टर 3 होता है, एक प्लेटलेट फैक्टर 3, 9th फैक्टर, 8th फैक्टर एंड जो 4th फैक्टर होता है कैल्शियम, ये पूरा एक ऐसे कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। यानी कि 12th एक्टिवेट हुआ, 11 एक्टिवेट हुआ, उसके बाद देन 9 एक्टिवेट हुआ, देन 8 एक्टिवेट हुआ एंड 9, 8 एंड जो 4th फैक्टर होता है कैल्शियम ही होता है 4th फैक्टर एंड प्लेटलेट फैक्टर 3, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन के किसको एक्टिव करते हैं, 10th फैक्टर को। सो 10th फैक्टर यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो ये हो गया इंट्रिंसिक वाला पाथवे, कैसे जो है 10th फैक्टर एक्टिव हो रहा है। एक अब हम एक्सट्रिंसिक पाथवे देख लेते हैं, यहाँ से भी 10th कैसे एक्टिवेट हो रहा है। एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है अगर टिश्यू में कोई इंजरी होगी है, बाहर से कोई टिश्यू में इंजरी होगी है, तो उस वे में हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, और ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, इन विद इन 30 सेकेंड ये स्टार्ट हो जाता है। इंट्रिंसिक पाथवे में 4 to 6 मिनट लगती है स्टार्ट होने में। एक्सट्रिंसिक पाथवे देखो, जैसे ही टिश्यू में इंजरी हुई, जो फैक्टर 3 होता है जिसको टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, सबसे पहले एक्टिवेट हो जाएगा फैक्टर 3। फैक्टर 3 एक्टिवेट होते ही 7th को एक्टिवेट कर देगा, 7th फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। 7th फैक्टर जो है वो कैल्शियम के साथ मिलके 10th फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा एंड ऑल्सो जो 7th फैक्टर होता है, एक्टिवेटेड 7th फैक्टर 9th को भी एक्टिवेट कर देता है, 9th फैक्टर को भी एक्टिवेट कर देगा। लेकिन मोस्ट कॉमन यही है कि 7th फैक्टर एक्टिवेट हुआ, 3 ने 7 को एक्टिवेट किया, 7 एक्टिवेट होकर कैल्शियम के साथ बाइंड करके कॉमन पाथवे में आ जाएगा, यानी कि 10th एक्टिवेट हो गया। अब कॉमन पाथवे देखो, अब जो 10th एक्टिवेट हो गया ना, यहाँ से हमारा कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाता है। सो 10th अगर एक्टिवेट हो गया है, 10th फैक्टर एक्टिवेट होते ही फिर ये जो 10th फैक्टर है ना, ये 5th फैक्टर के साथ मिलेगा, प्लस 4th फैक्टर तो है ही, कैल्शियम तो है ही, 5th फैक्टर भी एक्टिवेट हो गया है एंड जो प्लेटलेट फैक्टर 3 है इसके साथ मिलके ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है। 10th फैक्टर, 5th फैक्टर, कैल्शियम तो होता ही है एंड प्लेटलेट फैक्टर 3, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है एक एक्टिवेट कर देता है किसको, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोटीन, जो कि होता है प्रोथ्रोम्बिनेज, एक एंजाइम होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स। और ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को, जो कि हमारा 2nd फैक्टर है, उसको एक्टिवेट कर देगा किसमें, थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन भी क्लोटिंग फैक्टर 2nd ही है, बस ये इसकी इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। और थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये एक्टिवेट करता है इस प्रोटीन को, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोटीन, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देता है किसमें, थ्रोम्बिन में। ठीक है, फैक्टर 2 जो है अब एक्टिव हो चुका है। अब ये जो फैक्टर 2 है ना, इसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी होती है, फैक्टर 2 के पास, थ्रोम्बिन के पास इतनी प्रॉपर्टी होती है ना। जो थ्रोम्बिन होता है ये एक तो सेल्फ एक्टिवेशन कर लेता है, ये खुद को एक्टिव कर लेता है, थ्रोम्बिन जो है खुद का एक्टिवेशन भी करता रहता है। दूसरा जो है ये फैक्टर 1 को एक्टिवेट करता है, फाइब्रिन को। फाइब्रिन जो है वो फाइब्रिनोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फाइब्रिनोजन जो होता है ये सॉल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन को ये फाइब्रिन के मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन के मोनोमर्स मिलके एक फाइब्रिन का पॉलीमर बना लेते हैं। तो बेसिकली थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के पॉलीमर्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये फैक्टर 1 ही तो है ना, तो फैक्टर 1 जो है वो अपना क्या बना लेगा, फाइब्रिन के पॉलीमर बना लेगा, थ्रोम्बिन ही तो कर रहा है। और थ्रोम्बिन का एक और काम है, थ्रोम्बिन क्या करता है, कैल्शियम के साथ मिलके ये फैक्टर 3 को भी एक्टिवेट कर देता है। फैक्टर 3 जैसे ही एक्टिवेट होगा ये इसको स्टेबलाइज कर देगा, इसके अंदर क्रॉस लिंकिंग करा देगा। फैक्टर 3 जो हमारे फाइब्रिन के पॉलीमर बने थे ना, इसके अंदर क्रॉस लिंकिंग करा देता है, स्टेबल फाइब्रिन के क्लोड बन जाते हैं, क्रॉस लिंकिंग करा देता है, ठीक है। और ये ऑल्सो थ्रोम्बिन जो है प्लेटलेट एग्रीगेशन में भी हेल्प करता है ना, एट द साइट ऑफ इंजरी में प्लेटलेट एग्रीगेशन में भी हेल्प करते हैं थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन के तो इतने सारे रोल हैं, याद रखना ये थ्रोम्बिन। तो ये था एक पूरा कि कैसे इंट्रिंसिक पाथवे हुआ, 12, 11,
देन 9 8 4 मिलके 10 को एक्टिवेट किया, देन यहाँ से आया एक्सट्रिंसिक में 3 7, देन 10 आया, उसके बाद 10 5 4 ने मिलके 2 को एक्टिव किया प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, देन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के पॉलीमर्स में, एंड 13th फैक्टर ने इसकी क्रॉस लिंकिंग करा दी फाइब्रिन की। अब ये देखो यहाँ पे 13th फैक्टर ने ये रे फाइब्रिन के पॉलीमर एंड इनकी क्रॉस लिंकिंग हो गई है फाइब्रिन की, यानी कि ये पूरा फाइब्रिन का क्या बन गया है, मैश बन गया है। अब ये बहुत सारी प्लेटलेट्स जो एग्रीगेट हुई थी, प्लेटलेट प्लग जो फॉर्म हुआ था ना, ये फाइब्रिन का मैश इसके ऊपर आके बाइंड कर जाएगा, यानी कि अब ये परमानेंट बन जाएगा। अभी तक प्लेटलेट प्लग फॉर्म हुआ था, अब ये फाइब्रिन का मैश इसके ऊपर आके बाइंड कर जाएगा। तो ये पूरा कोएगुलेशन कैस्केड हमने देख लिया है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे अच्छे से। उसके लिए ना क्लोटिंग फैक्टर आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन सा क्लोटिंग फैक्टर कब होता है, ठीक है। तो वो जो फाइब्रिन का मैश बना था ना क्रॉस लिंकिंग से, ये प्लेटलेट प्लग के ऊपर ऐसे बाइंड हो जाएगा आके। अब ये जो 4th स्टेप आते हैं क्लोट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर, इसमें देखो एक तो पॉइंट ये होता है कि प्लेटलेट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। जो ये प्लेटलेट्स प्रेजेंट है ना, ये भी क्या कर रही हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि इनका काम क्या है, ये जो रप्चर्ड ब्लड वेसल्स जो रप्चर हुई है ना, उनको एक साथ लाना, मतलब उनको क्लोज लाना, बंद कर देना ताकि ब्लड लॉस ना हो। सो एक तो प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्शन इसमें हो रहा है, दूसरा देखो एक इसमें जो है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स ये सिक्रीट कर रही हैं। सो प्लेटलेट्स एक तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं ताकि ब्लड वेसल्स के एंड को हम क्लोज ला सके ताकि ब्लड लॉस ना हो। दूसरा ये क्या कर रही हैं, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट कर रही हैं। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर क्या कर रहा है, ये स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट कर रहा है वैसो कंस्ट्रक्शन के लिए। ऐसे ही ये जो है सब एंडोथेलियल वाली जो लेयर है उसको भी ये स्टिमुलेट कर रहा है। मतलब ओवरऑल इनका काम क्या है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर की जो हमारी प्लेटलेट्स है ना वो कंस्ट्रक्ट करा रही हैं ब्लड वेसल्स को ताकि जो ब्लड लॉस है वो कम हो जाए। दूसरा ये होता है VEGF वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये क्या होता है, ये रीजनरेट कर रहा है न्यू एंडोथेलियल लाइनिंग। जो एंडोथेलियल लाइनिंग है जहाँ पे जो है डैमेज हो चुका है उसको वापस से जनरेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हमारा जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट प्लग जो बना हुआ है उसके ऊपर जो फाइब्रिन का मैश चढ़ गया है एकदम से, तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। प्लेटलेट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, VEGF रिलीज हो रहा है जो एंडोथेलियल लाइनिंग को रिपेयर कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स हो रहे हैं जो स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, विच इन टर्न ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस चल रहा है। अब जो लास्ट स्टेप हमारा बचता है दैट इज़ फाइब्रिनोलाइसिस। अब 5th स्टेप आता है दैट इज़ फाइब्रिनोलाइसिस। जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है ना उसके ऊपर ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कर देता है किसमें, प्लाज्मिन में। प्लाज्मिन का काम क्या होता है, प्लाज्मिन जो है जो फाइब्रिन का मैश है ना ये पूरा इसको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, मैश को डिग्रेड कर देगा एंड रिलीज कर देगा। यहाँ से हमारे जो फाइब्रिनोजन है वो रिलीज हो जाएंगे, डी डाइमर भी रिलीज हो जाएगा एंड पूरा जो क्लोट है वो बर्स्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था फाइब्रिनोलाइसिस का। तो हमने सारे स्टेप देख लिए हैं। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो विटामिन के है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। ये एज अ को फैक्टर काम करता है विटामिन के, और ये फैक्टर 2, 7, 9 और 10 में रिक्वायर होता है विटामिन के। और क्यूज कैसे काम करता है को फैक्टर वो हम वाइटामिन में पढ़ेंगे। और वारफरिन जो होता है ये इसको ब्लॉक कर देता है, वारफरिन विटामिन के को ब्लॉक कर देता है। टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग जो फॉर्म होता है शुरू में प्लेटलेट प्लग उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस। उसके बाद ट्रोमा पे डिपेंड करता है कि अगर आपको ट्रोमा बहुत बड़ा ट्रोमा है तो कोएगुलेशन कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस बोलेंगे, यानी कि जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे होता है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर ट्रोमा ज़्यादा नहीं है तो प्लेटलेट प्लग ही सफिशिएंट होता है, सिर्फ ये टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग ही फॉर्म हो जाता है, यानी कि कोएगुलेशन कैस्केड स्टार्ट नहीं होगा। और ये सारे वैसो कंस्ट्रक्शन करा रहे थे कौन कौन, सीरोटोनिन, थ्रोम्बोक्सिन, A2, एपिनेफ्रिन भी वैसो कंस्ट्रक्शन कराता है, फाइब्रिनोपेप्टाइड बी, फाइब्रिनोजन ही ये जो फाइब्रिनोपेप्टाइड बी होता है ये भी क्या कराता है, वैसो कंस्ट्रक्शन कराता है। तो ये सारे वैसो कंस्ट्रक्शन कराते हैं, ये भी याद रखना है सारे। और प्लेटलेट्स के अंदर भी हमने देखा था जो GP1B वाला है वो तो एडिशन करा रहा है ना, वॉन विलिब्रॉन फैक्टर से जाके बाइंड कर रहा है। एंड GP2B एंड 3A जो है वो एग्रीगेशन करा रहे हैं क्योंकि प्लेटलेट्स जो है वो आपस में बाइंड कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लेटलेट प्लग, और जो भी कोएगुलेशन कैस्केड के बारे में था वो सारा इस टॉपिक में है। और